उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज सुनिए फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार, निर्माता और निर्देशक गुलजार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम गुलजार नामा की पहली कड़ी। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई। गुलजार साहब, विविध भारती परिवार की ओर से और उसके करोड़ों सुनने वालों की ओर से मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। गुलजार साहब, मुझे जैसा कि मालूम है कि आपकी परिवार से रेडियो का भी एक रिश्ता रहा है, वो कैसे है इसके बारे में बताइए। जी, मेरे छोटे भाई जो मुझसे छोटे थे, लोचन नाम से, वो उर्दू प्रोग्राम दिल्ली से तबसरे पढ़ा करते थे और ख़बरें पढ़ा करते थे। और त्रिलोचन नाम था उनका, लेकिन लोचन नाम से अनाउंसमेंट हुआ करती थी। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। और रिश्ता सिर्फ इसी वजह से नहीं कि मेरे परिवार के साथ है, हिंदुस्तानियों का रिश्ता इसी मीडियम से था, क्योंकि ये पहला मीडियम था जो मास मीडियम। हमारे यहाँ टेलीविज़न तो बहुत बाद में आया, लेकिन रेडियो का सिलसिला मेरा ख्याल है पहला बड़ा मास मीडियम है जिससे शुरू हुआ हिंदुस्तानियों का रिश्ता। और एक ज़माना था कि सुबह 4 घंटे के लिए आया करता था ऑल इंडिया रेडियो, और शाम को 4 घंटे के लिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। उस दौरान फरमाइशें भेजा करते थे, फरमाइशी प्रोग्राम बहुत हुआ करते थे जिसपे लोग लिख के भेजा करते थे। झुमरी तलैया का दौर तो बाद का है, ये उससे बहुत पहले फरमाइशी प्रोग्राम हुआ करते थे जिसमें किसानों की बातें और खेती की बातें, और ये उस ज़माने में भी हुआ करती थी। प्लेज हुआ करते थे, रेडियो प्लेज एक फॉर्म हो गई थी। फिर रेडियो पर सीरियल हुआ करते थे। लेकिन एक बहुत अहम प्रोग्राम जो रेडियो के साथ मेरे बचपन का ख़ास तौर पे जुड़ा हुआ है, वो है रोज़ शाम को 6 बजे बिरला हाउस से बापू की प्रार्थना के बाद जो स्पीच हुआ करती थी, तो हम सब सुना करते थे। तो वो एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ हमारा रेडियो के साथ था कि शाम के वक्त हमारे अब्बू और हम सब परिवार वाले भी, बच्चे भी, हम उस उम्र में थे कि वो बापू की आवाज़ सुनने के लिए बैठ जाया करते थे कि अब प्रार्थना के बाद वो बोल रहे हैं। तो वो लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो का बिरला हाउस से। फिर तकसीम का दौर आया, तो जब पार्टीशन हुआ और फसादात हुए, तो सुबह से लेकर रात तक ऑल इंडिया रेडियो चला करता था। उसमें सिर्फ नाम उन शरणार्थियों के जो गुम हो गए थे वो अनाउंस किए जाते थे। फ़लाँ साहब के फ़लाने को वहाँ से निकले, वो उस जगह से, फ़लाने सिंह साहब वो कहाँ पर हैं, अगर उनको हो तो इस जगह पे पता दें। दूसरे साहब का इसका वहाँ से उस शहर से निकले हुए उनका पता दें। तो ये अनाउंसमेंट सुबह से लेके रात तक चला करती थी। और जमघटों में लोगों को देखा है उस ज़माने में, मैंने अपने बचपन में रेडियो के चारों गिर्द बैठे रहते थे और अपने अपने रिश्तेदारों के नामों का इंतज़ार किया करते थे, शायद किसी का पता चल जाए। सो ऑल इंडिया रेडियो का हमारे समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ब्रिटिश दौर में एक और रेडियो, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, आज़ाद हिंद रेडियो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने एक शुरू किया था, जहाँ से वो जहाँ पे भी थे वहाँ से पैगाम दिया करते थे, वो INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का। सो आप सोचिए कि ये आज का रिश्ता नहीं है रेडियो का, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ, अवाम के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम,
दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। मुझे याद है गुलजार साहब, विविध भारती के भी बहुत सारे कार्यक्रमों में आप भाग ले चुके हैं। जी हाँ, मैं विविध भारती के कई प्रोग्राम्स में शामिल हुआ हूँ इससे पहले, और एक चायमाला के प्रोग्राम जो फौजी भाइयों के लिए हुआ करते थे उसमें भी शामिल हुआ हूँ। संगीत सरिता का बहुत लंबा एक प्रोग्राम है जो पंचम और आशा जी के साथ बैठ के, तो बड़ा मीडियम है ये। गुलजार साहब, आकाशवाणी का एक सुरीला हिस्सा है विविध भारती, और आजकल इसका प्रसारण पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो वो लोग जो ये कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं उनमें आपकी रचनाओं के श्रोता भी हैं, पाठक भी हैं, और आपकी फिल्मों के दर्शक भी हैं, जिनको आपने बहुत कुछ दिया है और उन्होंने आपकी रचनाओं के साथ में बहुत कुछ बांटा है। नहीं, उनकी खुशियाँ, उनकी उदासियाँ, उनके हादसात, उनके कल्पनाएं तो सारे मैंने बांटी हैं उनके साथ। लिख के उन्हीं को पेश करता रहा हूँ। वो सारी मेरी कल्पना तो नहीं, लोगों ही से आती है, ज़िंदगी से आती है, और ज़िंदगी आवाम से आती है, लोगों से मिलती है। और जो उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को जब हम अपना लेते हैं तो वो अपनी हो जाती हैं। उसके बाद जब उन्हें आप गीतों में लिखते हैं या नज़्मों में लिखते हैं तो उनका इजहार होता है। लोगों का दिया मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, बस इतना ही करता हूं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही
सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले। गुलजार साहब, आप अपनी कविताओं में, गीतों में जो रूपक बांधते हैं, जो बिंब होते हैं, अद्भुत है वो। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा है, सवालों से भरा हुआ, जिज्ञासाओं से भरा हुआ, तरह तरह से वो कविता के माध्यम से बाहर आना चाहता है। जी, मैं तो उसे पालता रहता हूँ, वो बड़ा नहीं होता। मैं क्या, मैं शायद परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ उस बच्चे की, वो बड़ा ही नहीं होता, वो उतना ही रहता है और फिर वैसे ही बचकाना बातें करता है। तो इसलिए वो बातें आप तक पहुँच जाती हैं, वो निकल जाती हैं। वरना अब छुपाने की वजह भी नहीं, बच्चों की बातें क्या छुपाए कोई। तो बच्चा है, वो बोलता रहता है, उसकी हरकतें जितनी हैं उसमें बचपना भी है और उसमें बचकानापन भी है, तो वो सब निकल जाती हैं बाहर, तो वो आप तक पहुंच जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि देखिए इसकी उम्र क्या है। बाकी ऊपरी तौर पे बाल देख के या मेरा गंज देख के अंदाज़ा न लगाइए कि मेरी उम्र क्या है। मेरी उम्र उसी बच्चे की है जिससे आप बात कर रहे हैं। गुलजार साहब, आपकी कविताओं से, गीतों से जब हम गुजरते हैं तो समय के किसी और ही आयाम में, डायमेंशन में हम पहुंच जाते हैं, ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। ब्रह्मांड का स्वरूप बदल जाता है, चांद का स्वरूप बदल जाता है, सितारे ज़मीन पर आ जाते हैं, ज़मीन आसमां हो जाती है, ग्रेविटी का कोई लॉ उस पर लागू नहीं होता। और जो रूपक आप बांधते हैं वो हमें चमत्कृत करते हैं। कैसे करते हैं आप ये चमत्कार? नहीं, सच तो ये है कि आपके चारों तरफ जो जिंदगी घटती है आप उसी की बात करते हैं, और ग्रेविटी तो हर लम्हा घटती है आपके साथ। आपके हाथ से कलम गिर गया तो नीचे पड़ा, आपके हाथ से पानी छलक गया तो नीचे गया, आप खुद गिर पड़े तो नीचे गिरे, है ना। तो ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है, सिर्फ ये है कि हम उसका जिक्र नहीं करते, ये बड़ी बुरी बात है। जिंदगी जो आपको छूती है आपको उसका जिक्र तो करना चाहिए ना। तो उसमें ये एलिमेंट्स जो हैं या ये वो आंसर जो आप देख नहीं पाते आँख से, उसके बावजूद वो हैं। हवा है, आपको छू के जाती है, आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन आप गिरने के बावजूद ग्रेविटी का जिक्र ही नहीं करते, तो बुरी बात है। तो मैं सोचा चलो मैं करता हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रेविटी का जिक्र किया और ग्रेविटी का जिक्र करता रहता हूँ। अब हर चीज़ को गिरते हुए देखा आपने, किस चीज़ को? तो ग्रेविटी कौन सा लम्हा है ज़िंदगी का जिसमें नहीं महसूस होती?
लेकिन अक्सर ये होता है कि हम उन्हीं गिने चुने आंसर, वही गिने चुने कुछ एलिमेंट्स, वही गिने चुने कुछ विशेषताएं या वो इस तरह के विषय जिन पर हम बोलते रहते हैं और बार बार उसी को दोहराते रहते हैं। लेकिन ये कि अब गानों में अगर उनका जिक्र आए तो अच्छा लगता है, इसलिए कि वो सच है, वो रियलिटी है। शब्द वही हैं, सारी दुनिया वही शब्द सुनती है, लेकिन जब आपकी कविता में वो शब्द आते हैं तो वो पूरे के पूरे माने ही बदल देते हैं। शब्दों का इतना अद्भुत प्रयोग जो देखा है, वो अगर हम चांद की ही बात करें, चांद अपनी सारी कलाओं के साथ में आता है। कभी वो प्रेमिका का चेहरा हो जाता है, कभी वो चांद जो है वो चाशनी में डूबा होता है, कभी चपटा हो जाता है, कभी आप उसको बेल देते हैं। मतलब पर चांद देखिए ना, चांद आप एक सूरत में तो नहीं देखते। हम जिक्र करते हैं हमेशा तेरा चांद सा मुखड़ा, क्योंकि गोल है, जो गोल है और उसके अंदर वो दाग भी नजर आता है, हम कभी कभी उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जली रोटी की तरह गोल है, ये जिक्र क्यों नहीं कर सकते हम? भूखे पेट जो फुटपाथ पे सोया हो तो वो चांद को कैसे देखेगा, है ना? याद है माँ ने एक चांद सी दुल्हन की दुआ दी थी, आज की रात जो फुटपाथ से देखा मैंने, रात भर रोटी नजर आया है वो चांद मुझे। तो भूखे पेट जो फुटपाथ पे सोया हुआ, उसकी भावना अलग है, वो चांद को किसी और तरह से देखता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए। फिर चांद पूरा ही नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। चांद को पूरा होते होते भी तो 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, 16 कलाएं हैं, 16 दिन लग जाते हैं उसको। तो उसको दूसरी कलाओं में भी तो देखा जाए, वो कटा हुआ नाखून भी तो है किसी की हसीना का, और वो कश्ती भी हो जाता है कि जिस पे बैठ के हम रात पार कर जाते हैं। चांद की कश्ती जो बह रही है, उसी पे सवार हो गए, उसी पे रात पार कर गए, वो भी तो चांद है। और चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात। उसकी शक्ल उस कटोरे की भी तरह है, और भिखारन के हाथ में आपने वो कटोरा ऐसा देखा होगा, किसी ना किसी जगह पे बैठे हुए देखा होगा। रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए, रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए। चांद कटोरा लिए भिखारन रात, रोज अकेली
बेचारी जाए। चांद कटोरा लिए भिखारन रात, इसमें जो बिंब है उसमें एक विराटता है, और ये विराटता हमें आपकी कई कविताओं में, कई गीतों में देखने को मिलती है, जिनमें एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम उस ब्रह्मांड का, उस समय का हिस्सा बन जाते हैं जब उससे गुजरते हैं। बारिश होती है, सब भीगते हैं बारिश में, लेकिन गुलजार साहब जब उस बारिश में भीगते हैं, उस बारिश को देखते हैं, वो बारिश सितार बजाने लगती है। उस बारिश में हम भीगते हैं, तन भीगता है, मन भीगता है, समय भीगने लगता है उसमें। ये जो है, ये एहसास हमें और कहीं नहीं मिलता। नहीं, एहसास लिखा हुआ शायद नहीं मिला आपको, या नहीं ना महसूस किया हो, लिखा हुआ कहीं पढ़ा ना हो शायद, लेकिन महसूस तो किया होगा आप। हाँ, लेकिन जिस तरह से आप एक ही लय में सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। अब ये लय, एक लय पे जब मूसलाधार बारिश सुबह से लेके, और खासतौर पे महाराष्ट्र में और बंबई में तो अक्सर महसूस हुई होगी कि एक ही लय पे चला जा रहा है, कहीं एक उदासियत छाने लगती है, और ये महसूस होता है बस एक ही सुर में, एक ही लय में सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। पानी, बारिश कई तरह से, मतलब हमने सड़क पे जाते हुए जब साइकिल गुजरती है जहाँ पानी जमा है गली में, उसमें से साइकिल का पहिया कुल्लियां करता हुआ देखा है ना? कभी देखा साइकिल के पहिए से पानी कैसे गिरता है? जी। तो कुल्ली करता है बिल्कुल वैसे, लगता नहीं? वो भी बारिश है। और वो बारिश भी है कि साहब बारिश के आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है कि बारिश आई, उससे पहले आपने बेचारे छोटी बस्तियों में, झोंपड़ों में उन्होंने तारकोल लगा के अपनी दीवारों के जहाँ से रिसने का या तो सीलन अंदर जाने का जहाँ से भी कोई मौका है या कोई वजह बन सकती है, तारकोल से उन्हें भर लिया। खड्डे जो रास्ते के थे वहाँ पत्थर कूट के वो भरने शुरू कर दिए। छज्जे बना लिए खिड़कियों के सामने, टाट के पर्दे लगा दिए यहाँ से गुजरने के लिए ताकि कहीं भीग ना जाए। अरे बारिश कोई तेजाब की बारिश तो नहीं है, बचना है क्या है? बारिश तो जिंदगी की तरह बरसती है। आप जिंदगी से ही बचते रहेंगे तो फिर कहाँ से बारिश का मजा लेंगे? उसमें भीगे तब तो बारिश का मजा है, लेकिन उससे बचते रहने में काहे का मजा है बारिश का? तो मैं उस भीगने का जिक्र करता हूँ। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। जल 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 चल 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 बहता चल नारे 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 गिली गिली हाँ हा 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 गिली गिली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे। हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे रे। हो धन बैजू गजने हल जोते सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने। रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली। पाँव
जाएगा, गली गली मुझको मेघा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा। घर आंगन अंगना और पानी का झरना, भूल न जाना मुझे, सब पूछेंगे वरना। रे बह के चली मैं तो बह के चली, रे कहती चली मैं तो कह के चली। रे मेघा नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, 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 नन्ना रे नारे नारे नारे, नारे 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 नारे, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। आप किस किस चीज का जिक्र नहीं करते, आप धूप को मल देते हैं हथेलियों पे। और इसी तरह से फिल्म अनुभव का एक गाना है जिसकी पंक्तियां हैं, सूरज को मसलकर चंदन की तरह मलती, सोने का बदन लेकर कुंदन की तरह जलती। इमेज तो मेरी है पर लाइनें आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे याद नहीं थी। बताइए, आपको पसंद आ गई, लेकिन मैंने तो सिर्फ जिक्र किया और बयान कर दिया और तो कुछ भी नहीं किया। सामान्य आंखों से भी जो नहीं दिखाई देता, हम गुलजार साहब की कविता में वो देखते हैं। और कई बार चलते चलते तो आप ऐसी चुटकियां लेते हैं, ऐसे मजाक करते हैं जैसे आपका वो गाना है, बीए किया है, एमए किया है, लगता है वो भी एमए ही किया है। हाँ, ये एमए एक लफ्ज तो आपको मेरी हर फिल्म में किसी न किसी जगह ही एक जगह पे पड़ा हुआ जरूर मिलेगा। आपने ये जो सड़कों पर लिखा होता है कि ना दुर्घटना से देर भली, इसको लेकर के आपने गाने में डाल दिया है। नहीं, पर वही है कि जो आप मुशाहिदा है, जिस चीज को आप देख रहे हैं, जो आपके आस पास है, वो भी तो आपकी शायरी का हिस्सा, आपके लिखने का हिस्सा बनना चाहिए ना, उसी को बयान करना है जी। मेरा ख्याल है इसमें और कुछ नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, और उन्हें अगर देख लें तो बड़ी खूबसूरत है, उतनी सी बात है। मुंबई में सब लोग सड़कों पे गुजरते हैं, मुझे लगता है कि आप जब गुजरते हैं तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को एक साथ, जैसे कैमरा पैन करता है, आपकी जब आंखें पैन करती हैं तो उसी में जाने कितना कुछ ग्रहण कर लेती हैं, पी जाती हैं, उसको फिर आप कविता में उतार देते हैं अपने। तो अब मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, ये तो नहीं कह सकता कि मैं चश्मे लगाता हूँ इसलिए मेरा चश्मा ज़्यादा तेज देखता है, ऐसा भी नहीं है जी। हर शख्स की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है अपना अपना। आपने राजस्थान की पृष्ठभूमि पर एक गाना लिखा, उसकी पंक्ति है, उसमें धूल की जगह आपने रेत लिखा है। तो मुझे लगा कि ये जो काल और समय की जब हम बात करते हैं, भूमि की बात कर रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि पर कहानी खड़ी हुई है, वो सारे तत्व आप उस गाने में भी डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो पहचान एक लेती है कहानी भी। जो पहली जैसे एक फिल्म थी, उसके राजस्थान की बैकग्राउंड पर है और फोक टेल है, और उसमें रेत का जिक्र जहाँ पे आता है बालू का नाम हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लोकगीतों में है, हमारे लोकगीतों में इसका जिक्र है। और रेगिस्तान में खास तौर पे बालू के ढेर लगे जाते हैं, बाली उठा के लाओ, बाली उसमें डाल दो, तो बाली अक्सर कहते हैं वहाँ, और वहाँ के गीतों में भी है। तो जाहिर है कि राजस्थान की बैकग्राउंड में जिस वक्त अगर वो गाना लिखा जा रहा है और वहाँ के किरदार वहाँ के हैं खास तौर पर, तो फिर वहीं का वातावरण और वहीं का माहौल इस्तेमाल होना चाहिए उन गानों में। तो ये ज़रा सा ध्यान देने वाली बात होती है। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली।
गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर उजाड़ा है, बाहर उजाड़ा है, अंदर वीराना यारा सिली सिली, ओ ढोला सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। यारा ढोला, यारा ढोला, यारा ढोला। मैं गाने लिखने से पहले एक तो पूरी स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ता हूँ, और सिर्फ पढ़ता ही नहीं, हासिल करता हूँ। जब तक वो मुझे मिले नहीं, मैं गाने नहीं शुरू करता लिखना। और स्क्रिप्ट को पूरी तरह से मुताला करता हूँ, उसका पढ़ता हूँ, और फिर वो किरदार जो गाना गाने वाला है उसकी जो ज़बान है वो उसके गाने में भी झलकनी चाहिए। जो वो डायलॉग बोलता है वही उसके गानों में होनी चाहिए। अक्सर अलग हो जाती है हमारे यहाँ, जिसका ज़रा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब वो डायलॉग बोल रहा है तो कुछ और ज़बान है, और जब गाना गा रहा है तो कुछ और ज़बान है। और अगर वो बातचीत में बार बार अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बोलता है तो मैं गाने में भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लगा लिया करता हूँ। जैसे बंटी बबली में आके कुछ पर्सनल से सवाल कर। जी हाँ, अब वो बार बार वो लड़की इतने, कोई जुमला नहीं जिसमें वो अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती और बोलती नहीं, और फिर ऊपर से वो पंजाबी घराने से, जी, तो खसमान कहानी उसको वो भी सूट करता है। तो ज़रा सा किरदार का ख्याल कर लें और कहानी की सिचुएशन का ख्याल कर लें, तो आप उन किरदारों में शामिल होकर, उनको ओढ़ कर, तब आप गाना अगर लिखें कहें तो शायद उन्हीं की भाषा लगे और आम लोगों की भाषा लगेगी। आँखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, हाय पलकों को उठाती भी नहीं, पर्दे का ख्याल करती है। ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं। ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं। आजा टूटे ना अंगड़ाई,
गुलजार साहब, आपके गीतों में ध्वनि का भी एक अपना विज्ञान है। जैसे आपका एक गाना है फिल्म रुदाली का, दिल हूम हूम करे। इसमें एक स्त्री के भीतर का जो हाहाकार है, विलाप है, उसकी ध्वनि इसमें सुनाई पड़ती है। ऐसी फिल्म ओमकारा का एक गीत है आपका, धम 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 धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे। इसकी अपनी एक ध्वनि है, इसमें ओज है, इसमें शौर्य है, पराक्रम है, इसमें एक महाबली की स्तुति है, और जो चरित्र की विशेषता है वो इस गीत के माध्यम से उभरती है, उजागर होती है। वो अगर आप जरा सा गौर से देखें तो आला उदल की गायकी है जी। धम धम धड़म धड़ैया रे। मैंने बचपन में सुना हुआ आला उदल की कहानियां जब वो सुनाया करते हैं, और वो रावण हत्थे के ऊपर, और साथ में एक डुगी होती है बस उनके पास, और उस पर जब वो सुनाते हैं आला उदल का, और आला उदल बड़े लड़ैया ताका वार सहा ना जाए, तो उसमें वो रिदम भी वही है और उसमें लफ्जों का चुनाव भी वही है, क्योंकि वो आला उदल के स्टाइल पर है। और तीन तीन त्रिशूल के जैसे माथे पर बल पड़ते हैं, और कान पे जूं रहेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। अब वो रान बजाना वो वहाँ के पहलवानों का उठ के लड़ने का तरीका है कि वो अपनी रान बजाते हैं, रान के ऊपर हाथ मारते हैं जोर से, तो वो रान बजा चल पड़ते हैं। अब आप इस जनरेशन से बात करें तो कहीं डर रहता है कहीं ये किसी खाने का जिक्र ना समझ लें तो रान बजाना अलग चीज़ है जी। और उस तरह से है जैसे आला उदल का अगर आप सुना हो, उसमें मैं जब आज के नौजवानों का जिक्र करता हूँ तो उनका कसूर नहीं है कि आपने उनको सुनाया नहीं है। और ये मेरा ख्याल है ऑल इंडिया रेडियो ये काम कर सकता है कि पुरानी दास्तानें इस तरह की आला उदल जैसी सुनाई जाएं, ताकि उन बच्चों को पता चले कि हाँ ये कहावतें कैसी हुआ करती थी और किस तरह सुनाई जाती थी और कैसे बनती थी। धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। हे ओमकारा ओमकारा रे ओमकारा। आंखें तेज ततैया तो जीभ सांप का फंकारा ओमकारा। हे ओमकारा। अरे बिजली सा कौंधे सर पे जिसकी तलवार का झंकारा ओमकारा। हे ओमकारा ओमकारा रे ओमकारा। माथे पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं। और कान पे जूरेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। अरे माथे पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं। कान पे जूरेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। गली गली में हर गली गली में भय बेटा है चौक पे पूजा हुनकारा। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। रे ओमकारा हे ओमकारा रे। छत पर आकर गिद्ध बैठे और पर नालों से खून बहे। अरे कौन गिरा है कौन कटा है किस मातम है कौन कहे। अरे छत पर आकर गिद्ध बैठे और पर नालों से खून बहे। रे कौन गिरा है कौन कटा है किस मातम है कौन कहे। छूट गए तो
गारा गारा गुलजार साहब, जब क्रिएटिव लेवल पर दो जीनियस आपस में मिलते हैं तो कोई नायाब चीज बनती है। एक तरफ तो आप हैं और दूसरी तरफ साथी बदल रहे हैं। लता जी, आशा जी तो हैं ही, पंचम दा हैं, भूपेन हजारिका हैं, भूपिंदर हैं, फिर विशाल भारद्वाज हैं, ए आर रहमान हैं, और पीछे जाएं थोड़ा सा तो हेमंत दा हैं, जिन्होंने आपकी रचनाओं को गाया भी है और संगीत भी दिया है। और रविंद्र संगीत के बहुत बड़े एक्सपोनेंट, बहुत बड़े गायक थे वो, इसलिए हेमंत दा के साथ लुत्फ आता था जी करते हुए भी, क्योंकि एक तो ये कि जिस आदमी ने टैगोर को गाया है उसे शायरी की समझ तो समझिए कि विरसा मिल गया। सही बात। तो इसलिए उनके साथ हर तरह की अच्छी शायरी और अच्छे शायराना अल्फाज भी अगर किसी सिचुएशन में मिलते हों तो वो हम कर लिया करते थे बिला किसी झिझक के, क्योंकि मालूम था कि वो समझ रहे हैं जो गा रहे हैं। और जैसे आपने भूपिंदा का जिक्र किया, तो भूपिंदा क्या, जब ये गाना इसका जिक्र आया कि दिल हुम हुम करे, तो मैंने उनसे कहा कि आपने एक फोक सॉन्ग में गाया हुआ है, वो गा चुके थे एक असमीज में। तो कहने लगे हिंदी में। मैं क्या, आप एक बात बताइए कि हिंदी में दिल धक धक करता है तो आसाम में क्या धक धक नहीं करता, वहाँ हुम हुम करता है। और आसाम का आदमी यहाँ आ जाएगा तो क्या हुम हुम करेगा या धक धक करेगा? भाई एक आवाज़ जो आपके यहाँ है, दिल की आवाज़ का जिक्र है, अगर वहाँ के फोक सॉन्ग में हुम हुम का जिक्र है तो यहाँ भी हो सकता, तो हुम हुम क्यों नहीं हो सकता? तो ये हंसी मजाक में ही बात हो रही थी। तो मैं कहा हमारा दिल तो हिंदी में भी हुम हुम ही करेगा, तो दिल हुम हुम करे, वो वहाँ से उनके एक फोक सॉन्ग से लिया हुआ। दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे घबराए। तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना, वो इसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, ऊंची तोर खटारी, मैंने पंख
मन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम करे घबरा। हेमंत दा की बात रह गई, क्योंकि खामोशी का जब वो गीत हम सुनते हैं, तुम पुकार लो, वो भी हमें एक ट्रांस में ले जाता है जी। वो उस गाने के बारे में मैं जानना चाहूँगा, और हेमंत दा के स्वर के बारे में। मुझे उनकी आवाज़ में बहती हुई गंगा की आवाज़ आती है। हेमंत दा गंगा किनारे खड़े रहो तो उस दरिया की जो आवाज़ गूंजती हुई आती है तो हेमंत दा की आवाज़ लगती है। और आपका तो गाना ही उनकी आवाज़ में, मेरा काबुली पहला वाला गाना उनके साथ वही था, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। सो मेरा तो एक रिश्ता उस आवाज़ के साथ इस तरह से बना हुआ। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। बंगाली बाउल, बंगाली भाटियाली और वहाँ के जो बोटमैन सॉन्ग्स हैं जितने भी हैं गाने, मल्लाहों के गाने और माहीगीरों के गाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर जो मुझ पे हुआ था वो टैगोर की शायरी से हुआ था। टैगोर ओरिजिनल पढ़ने के लिए मैंने बांग्ला सीखनी शुरू की थी जब स्कूल में था। मैंने टैगोर को हाल ही में अनुवाद किया है बांग्ला से, और वो किताबें आने वाली, मेरा ख्याल है इसी साल आ जाएगी इंशाल्लाह। वो रूपा वाले पब्लिश कर रहे हैं, रूपा एंड कंपनी, वहाँ से। और उसमें बांग्ला और हिंदुस्तानी आमने सामने
वो जो ओरिजिनल बंगाली वहाँ से किया है, उसमें गार्डनर की नज़में हैं उनके बहुत ज़्यादा। जी। क्योंकि गीतांजलि मशहूर है दुनिया में, लेकिन गीतांजलि मैं जिस तरह से मुझे महसूस होता, बिल्कुल निजी राय है, कि गीतांजलि चुनाव है टैगोर का, वो टैगोर का हाई नहीं है। अगर टैगोर को पढ़ा है तो वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा और बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा चुनाव है जिसे गीतांजलि का नाम दिया, वरना उनका ओरिजिनल अगर पढ़े तो उसमें तो कोई अंत ही नहीं है, इतना ज़्यादा है और इतना खूबसूरत है लिखा हुआ। और बंगाली लिटरेचर उसने बहुत प्रभावित किया था शुरू से ही। तो मैं जब स्कूल से बाहर निकला हूँ तो स्कूल के ज़माने से ही बंगाली लिटरेचर पढ़ने का शौक़ हो गया था। तो इसलिए मैंने बंकिम चटर्जी या शरतचंद्र उससे पहले मैट्रिक करते करते पढ़ लिया था, और उनके अनुवाद पढ़े थे, उनके तर्जुमे पढ़े थे उर्दू में। लेकिन जैसे जैसे फिर बंगला जानने लगा, फिर बंगला की शॉर्ट स्टोरीज, वहाँ के अफसाने, जो कहानियाँ हैं, तो समरेश बसु जो कालकूट के नाम से, अमृत कुंभेर संधाने जी, तो उस पर फिर स्क्रिप्ट लिखी मैंने, बिमला के लिए, बिमला के यहाँ लिखी थी, अमृत कुंभ की खोज में। फिर प्रेमेंद्र मित्र, और फिर शिव कुमार रे, माय गॉड व्हाट ए ग्रेट जीनियस। शिव कुमार रे मानिकदा जी, सत्यजीत रे उनके फादर थे, और अनदर ग्रेट जीनियस उनके भी पिता दादाजी सत्यजीत रे साहब के। फिर गोपी गायन, बागाबान, उस पर किया काम। तो बंगाल का एक बहुत बड़ा विरसा है मेरे साथ लिया हुआ वहाँ से, और एक तरह से कहूँ कि कर्ज है उनका बहुत बड़ा मुझ पर, तो इसलिए मैं अदा करता रहता हूँ किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में। और उसी में बस फिर ये टैगोर को ट्रांसलेट किया, फिर सुभाष मुखोपाध्याय उनके कविताओं का अनुवाद किया, और हाल ही में जॉय गोस्वामी उनका तर्जुमा किया है, और शक्ति चटर्जी उनका तर्जुमा किया है। इस तरह से वो बंगाल के साथ रिश्ता मेरा अभी तक है। दिल्ली सबसे ज़्यादा इस दौर में जो किया है मैंने तर्जुमा बंगाल की कविताओं का, वो सुनील गंगोपाध्याय उनका तर्जुमा किया। दिनेर शेषे घुमेर देशे घुमटा भरा ওই ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ পারেতে সোনার কোলে আধার ভুলে কোন মায়া গে গেল কাজ ভাঙানো গান দিনের শেষে নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায় তাদের পানে ভাটার টানে যাব রে আজ ঘর ছাড়া সন্ধ্যায় আসে দিন যে চলে যায় ওরে আয় আমায় নিয়ে যাবি ফিরে দিন শেষের শেষ খেয়ায় ওরে আয় দিনের শেষে। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार, निर्माता और निर्देशक गुलजार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम गुलजार नामा की पहली कड़ी। तकनीकी सहयोग प्रदीप शिंदे और जयंत महाजन का था। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मनीषा जैन ने। अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा गीतकार, निर्माता और निर्देशक गुलजार से की गई बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।